कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किस रिलेटेड है भाई, जीएस। और जीएस में भी हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन भाई जीएस से पूछे गए हैं उनको कर रहे हैं। इससे हम पहले क्या कर चुके हैं भाई, हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी को कर चुके हैं और पॉलिटिक को। अब हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। तो इससे पहले भाई नेक्स्ट जो इससे लास्ट क्लास थी उसमें हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे, 53 क्वेश्चन कर चुके थे। अब जो हम शुरू करेंगे 54 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, इकोनॉमिक्स। और एचएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कर रहे हैं भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वैसे 54 है, ठीक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है, यूटीआई, आरबीआई, एसईबीआई या एनडीसी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, इसका जो आंसर है बताइए, जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी एसईबीआई के द्वारा होती है भाई। पूजा जी, हर हर महादेव। और सीबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। और 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, बॉम्बे में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ पे, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और अहमदाबाद में भाई। प्रवीण जी, प्रदीप जी, स्वागत है भाई आप सभी का। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 55। बताइए, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार या फिर ऋण पत्र धारक या समता अंश धारक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, किस शेयर के जो धारक हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन सी, क्षमता अंश धारक। आइए पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। क्षमता अंश धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ऐसे अंश जो कंपनी पर स्वामित्व प्रकट करते हैं उन्हें क्षमता अंश कहते हैं। क्षमता अंश साधारण अंशधारी जोखिम पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कंपनी अधिक लाभांश अर्जित करती है तो इन्हें अधिक लाभांश मिलता है। नेक्स्ट है भाई 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, दलाल स्ट्रीट इसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोलकाता का सराफा बाजार, बम्बई की अनाज मंडी, बम्बई का शेयर बाजार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है भाई क्या आएगा बताओ सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा भी आपको आता है वैसे कीजिए। और देखिए जो इकोनॉमिक्स है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएससी के द्वारा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी। किसने बताया भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बम्बई का शेयर बाजार क्या है भाई, दलाल स्ट्रीट बम्बई में है। और इस पर भारत का भाई देखिए, इस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, ठीक है, फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, बीएसई की, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अतिरिक्त और भी हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट है भाई 57, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत बाजार स्थिरीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, ठीक है। हमें विचार करना है। 2 कथन दे रखे हैं यहाँ पे, दोनों कथनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बताना है भाई, कौन सा कथन सही है एक्चुअल में, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। लीजिए भाई पढ़ते हैं। देखिए, पहला है, बाजार स्थिरीकरण योजना आरबीआई द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को वापसी लाई जाती है। तो ये तो भाई चलिए ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है भाई सेकंड, क्या कहता है, देखिए, एमएसएस है ना, दिसंबर 2020 में पेश किया गया था। नहीं भाई, 2020 में नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। दोनों कथन सही हैं या केवल सेकंड है या कथन एक सही है। तो इसका जो आंसर है बताइए। ये भाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, ओनली वन राइट। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वन राइट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, जस्ट 1 मिनट। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके,
और देखो भाई इसे है ना 2020 बता रखा है, इसे 2007 में आरंभ किया गया था, इस वजह से सेकंड गलत है। ठीक है भाई। दिलसेठ जी नमस्ते। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, देखिए किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? अगर कोई देखिए ऊपर इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, सेलिंग, ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा सीईटी एग्जाम में आया था, तो ध्यान से देखना और समझना। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण, विनिवेश, या फिर क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो भाई, प्रीसीमन, या फिर ऑप्शन डी कहता है भाई समुदायीकरण, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है भाई परवीन जी, पूजा जी, इसका आंसर ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ठीक है, लीजिए आइए पढ़िए। देखिए क्या कहलाएगा? किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना विनिवेश कहलाता है, परंतु इसके अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक बनाए रखती है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा भाई। ठीक है भाई। दिलसेठ जी, राकेश जी, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए यदि मूल्यों में उर्ध्वगामी बल की गति धीमी है तो यह एक, बताइए क्या है? रेंगती या हल्की है, या फिर ऑप्शन बी है भाई ऋण स्फीति है, या चलती है, या ऑप्शन डी भाई करंट है? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2021 में पुलिस के पेपर में आया था। ठीक है, यदि मूल्यों में ऊर्ध्वगामी बल की गति धीमी है तो ये क्या है भाई? ए बता, इसका आंसर ए आएगा। ए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। रेंगती या हल्की। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से पढ़िए। देखिए यदि मूल्यों में ऊर्ध्वगामी बल की गति धीमी हो तो वह रेंगती या हल्की स्फीति कहलाती है। जब अर्थव्यवस्था में मूल्यों में बेहद धीमी गति से वृद्धि होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइए, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो हों। लीजिए अब आ गया भारत की राष्ट्रीय आय और बजट से रिलेटेड। ठीक है, ये तो आपको आती ही होंगी ओबियसली, सीईटी पे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और बजट से। ठीक है, क्या है देखिए, एमएसएमई सूक्ष्म उद्योगों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा कितनी है? कितनी है भाई? 8 करोड़ से, या फिर 5 करोड़, 10 करोड़ से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 5 करोड़ बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? 5 करोड़, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई 5 करोड़ आएगा। देखो भाई इस प्रकार से देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है देखो, सूक्ष्म की कितनी है निवेश सीमा? 1 करोड़, और वार्षिक कारोबार 5 करोड़। लघु की है 10 करोड़, 50 करोड़, और मध्यम की है भाई 50 करोड़, और वार्षिक कारोबार कितना है? 2.5 करोड़ का। तो इस प्रकार भाई सब, केरू भी राणा जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, 61 है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात हो रही है के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, बताइए क्या थी? ये तो आपको आता है भाई। ठीक है, यहाँ पे किसकी पूछी जा रही है भाई? हरियाणा की ही पूछी जा रही है, तो हरियाणा का तो आपको आना चाहिए। कितनी है? जवाब दो फटाफट। ओके, 4 करने हैं। क्या करने हैं भाई? इसका जवाब दीजिए, क्या आएगा? ये तो आपको आता है। इसका आंसर क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई। कितना बता रहे हो? बी। लीजिए भाई इसका आंसर है ना सी आएगा, सी। 2023-24 की बात हो रही है, 23-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है ना, किस पे भाई? स्थिर मूल्य पर। ध्यान देना, ये जो स्थिर मूल्य है इस पे कितनी है? 2,57,840, 2,57,840। ठीक है, कितनी है? स्थिर मूल्य पर। ठीक है, लीजिए देखिए भाई, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय स्थिर मूल्य पर 2,57,880 है, जबकि चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भाई 3,57,360 है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो ये आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं 62। ओके, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना % किराने के सामान पर खर्च होता है? देखिए जो ग्रामीण उपभोक्ता की आय है उसका कितना % किराए के सामान पर खर्च होता है? 10%, 45%, 62% या 27%? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए
क्या आएगा ऑप्शन इसका, क्या आएगा भाई, सी आएगा 62%। ठीक है, कितना होता है भाई 62%। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है भाई, ओहो 26 क्या लिख रखा है भाई, देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गड़बड़ है भाई। ठीक है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, ग्रामीण उपभोक्ता अपनी आय का लगभग भाई 26% किराने के सामान पर खर्च करता है। कितना भाई 26%, ऑप्शन में ही नहीं है। और ये आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है भाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ 26 आना था, देखिए ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ क्या आना था 26% आना था, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 26%। ठीक है भाई, चलिए 62 तो ज्यादा है जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 26 रहेगा। एक्चुअल में बुक में क्या हो गया भाई, मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन सी ही आएगा, नो डाउट। इसने 2 पहले लिखना था और 6 बाद में। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 भाई, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक वित्त का एक उद्देश्य नहीं माना जाता। कुशल संसाधन आवंटन को, आय वितरण को, व्यापक आर्थिक को, ऑप्शन डी रोजगार मानकों को लागू करना। तो ये एचएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक वित्त का एक उद्देश्य नहीं माना जाता। तो किसे नहीं माना जाता भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ जल्दी से फटाफट, आपके हिसाब से क्या लगता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ओके डी, वेरी गुड भाई, ओके लिख दिया बिल्कुल रुबीराना जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, रोजगार मानकों को लागू करना इसका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से देखिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, समान आय वितरण, समान आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता, संशोधनों का कुशल आवंटन, व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, पूर्ण रोजगार आदि लक्ष्यों को प्राप्त करना, रोजगार मानक लागू करना सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है भाई, इस प्रकार से लीजिए, भारत की संसद में वार्षिक बजट कब प्रस्तुत किया जाता है बताओ भाई, कब किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, या मार्च का अंतिम कार्य दिवस, या फरवरी का अंतिम कार्य दिवस। तो इस प्रकार से इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा भाई, जवाब दो। भारत की संसद में वार्षिक बजट कब प्रस्तुत किया जाता है भाई। मनप्रीत जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, क्या बता रहे हो, डी। ओके डी, डी वालों का भाई करेक्ट है। बाकी आएगा भाई, इसका आएगा फरवरी का अंतिम कार्य दिवस। क्या आएगा भाई, फरवरी का अंतिम कार्य दिवस। ये देखिए यहाँ पे, पूर्व में सामान्य बजट फरवरी के, ठीक है भाई, अंतिम कार्य दिवस अपराह्न 5 बजे प्रस्तुत किया गया था, किंतु, ठीक है भाई, किंतु देखिए 1999 से सामान्य बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्तुत किया जा रहा है। उस वर्ष जिसमें लोकसभा के आम चुनाव होते हैं को छोड़कर वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से लगभग 1 माह पूर्व। तो इस प्रकार से भाई ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, एक डैश बजट में राजस्व और व्यय एक समान होते हैं। तो बताइए भाई, एक डैश बजट में जो राजस्व है और व्यय है एक समान होते हैं, घाटा में, संतुलित में, और इन दोनों में से आंसर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा, संतुलित आएगा। क्या आएगा भाई, संतुलित बजट में आए हुए एक समान होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल मोनिका जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। देखो, एक संतुलित बजट में राजस्व और व्यय एक समान होते हैं। जब राजस्व कम और व्यय अधिक हो तो यह घाटे का बजट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब राजस्व कम हो और व्यय अधिक हो तो क्या कहलाएगा, घाटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश बजट भारत में शासकीय निकायों द्वारा तैयार नहीं की जाती, यूनियन, राज्य, कॉर्पोरेट, नगर पालिका। डैश बजट भारत में शासकीय निकायों द्वारा तैयार नहीं की जाती। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, किसके द्वारा तैयार नहीं की जाती भाई। ओके भाई, अमित जी स्वागत है आपका भी, प्रदीप जी, प्रवीण जी, चलिए बताइए। बिल्कुल भाई, चलिए वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, क्या बता रहे हो, सी, बिल्कुल भाई सी आएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट। लीजिए भाई, यूनियन बजट, राज्य बजट, नगर पालिका के बजट शासकीय निकायों के द्वारा तैयार किया जाता है। और देखिए, जो कॉर्पोरेट बजट है वो कंपनियों के द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक पद्धति नहीं है। यहाँ पे क्या पूछी गई है, नहीं है। सुनील जी स्वागत है आपका भाई। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक पद्धति नहीं है। मूल्यवर्धित विधि, आय और निवेश, या ऑप्शन डी व्यय।
तो इसका जो आंसर है भाई कौन सी नहीं आएगी बताइए, राष्ट्रीय आय को मापने की। सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, निवेश विधि। कौन सी है भाई, निवेश विधि, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं हैं। इसके अनुरूप राष्ट्रीय आय के आकलन की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, मूल्य विधि है, मूल्य विधि को क्या बोलते हैं, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ठीक है। इस प्रकार से भाई इसको पढ़ना चाहें, क्या है मूल्य विधित विधि कौन सी होती है, आय विधि क्या है, व्यय विधि क्या है, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं पॉज करके इसको। नेक्स्ट है भाई 68 क्वेश्चन, बताइए राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, क्या है भाई देखिए, राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण रहित पूंजी प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है भाई। इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में देख सकते हो, हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इकोनॉमिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। ओके, मूल्य आय व्यय किसका बता रहे हो भाई पूजा जी, ये देखिए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। क्या आएगा, राजकोषीय घाटा। बीच के अंतर को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं, बी आएगा। ओके, तुक्का नहीं चलेगा भाई अमित जी, पॉइंट भी नोटिस, समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चनों को जीएस पे फोकस कीजिए मेंस के लिए। ओके, जितना ज्यादा जीएस पे फोकस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। जीएस ज्यादा की आती है, हरियाणा जी के कम की आती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण रहित पूंजी प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा कहलाता है। और राजकोषीय घाटा सरकार की आय और उसके व्यय का क्या है भाई, अंतर है। नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीय आय, बताइए भाई किसके बराबर है। लीजिए भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस में अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी, है ना, माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो सोच समझ के जवाब देना भाई इसका। ओके, जवाब दीजिए। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय आय इक्वल टू उपभोक्ता प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय माइनस में मूल्यह्रास माइनस में अप्रत्यक्ष प्लस में सब्सिडी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, सी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, ये सभी, ठीक है। राष्ट्रीय आय देखिए किसके बराबर है, ये सभी हैं, ध्यान फरमाइए चारों पर, ये सभी आएगा। क्या आएगा, ये सभी, ओल आएगा, ओल। चारों को एक बार दोबारा देखिए, दोबारा से पढ़िए। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस में अप्रत्यक्ष कर। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस में अप्रत्यक्ष कर। तो माइनस होता है अप्रत्यक्ष कर, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए सब में माइनस हो रहा है, अप्रत्यक्ष कर हो रहा है, नहीं हो रहा, सब्सिडी क्या हो रही है, प्लस हो रही है। ओके, इस प्रकार से लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। और इस प्रकार से देखिए राष्ट्रीय आय इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल देखो, उपभोक्ता प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात, है ना, माइनस आयात प्लस विदेशों से शुद्ध का आयकर माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष प्लस में सब्सिडी भाई। और इस प्रकार से करना चाहें तो भाई इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अथवा तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठाइए ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आने लग जाए भाई। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार के मुख्य दस्तावेज होते हैं। तो बताइए भाई कैसे होते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार के मुख्य दस्तावेज होते हैं राजस्व बजट, बजट, संतुलित बजट, पूंजी बजट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण में, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वाओ, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, बजट आएगा भाई। क्या आएगा, बजट भाई। रमेश जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। देखिए बजट आएगा, क्या आएगा, बजट। और इसका अनुच्छेद किस में है भाई, 112 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बताइए जीडीपी का मतलब क्या है भाई, जीडीपी का मतलब क्या है, तीनों में से बता दो फटाफट। जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रोस डॉलर प्राइस है, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस है, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है 72,
स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? बताओ। यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला बजट किसने रखा था? सी डी देशमुख ने, आर के ने, या फिर सी एच ने, या ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी ने? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके आरआरबी भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी, बी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल बी आएगा। लीजिए पहला बजट। ओके, और ये स्वतंत्र भारत में क्या थे भाई? पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भाई 73 क्वेश्चन आपके सामने। बताइए डैश बजट के भीतर वह है राजकोषीय ऋण, राजकोषीय सावधानी, राजकोषीय समकेन। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? सी आ रहा है भाई। क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, बजट के भीतर वह है, बजट किसके भीतर है भाई? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी, बी। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। राजकोषीय सावधानी के भीतर वह है। आइए पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, राजकोषीय सावधानी से तात्पर्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के जिम्मेवार और विवेकपूर्ण प्रबंध से है। इसमें सार्वजनिक व्यय और राजस्व के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करना सरकार अपने संसाधनों से यह सुनिश्चित करना कि सरकार अपने साधनों से ज्यादा खर्च न करे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2021 में कांस्टेबल के पेपर में भाई हद हो रखी है, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, बताइए किस वर्ष के सूचकांक में मूल्य 100 अनुमानित किया गया था भाई? बताइए किस वर्ष के सूचकांक में मूल्य 100 अनुमानित किया गया था? आधार वर्ष में, चालू वर्ष में, या मूल्यों का चयन में, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी बता रहे हो भाई। अमित ए बता रहा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बेस, आधार वर्ष। क्या आएगा? आधार वर्ष। ओके, इसका आंसर रहेगा भाई आधार वर्ष में सूचकांक कीमत को 100 मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था भाई? 100 मान लिया गया था। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए आधार वर्ष के सूचकांक में जो कीमत है को कितना माना गया था? 100 माना गया था। आधार वर्ष आएगा। ठीक है, सारे के सारे ध्यान दो, इसको दोबारा पढ़ो, याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसेगा। और जब आप इसकी थ्योरी करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सरकार इसके व्यय द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर राशि को व्यय कर सकता है, इसे डैश कहते हैं। सरकार इसके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर राशि को व्यय कर सकता है, इसे कहते हैं संतुलित बजट, अधिशेष बजट, राजकोषीय बजट, घाटे का बजट। तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा? 75 का जवाब दो भाई फटाफट। ओके, ए बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस बजट क्या आएगा? बैलेंस, सरकार द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर राशि को व्यय करना क्या कहलाएगा भाई? संतुलित बजट कहलाएगा। बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड भाई। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से 76 क्वेश्चन पे आ गए हैं। बताइए, देखिए भारत की है ना कर प्रणाली डैश पर बाहरी निर्भरता के साथ अधोगामी है। इंडिया टैक्स सिस्टम इज, बताइए भाई किसके साथ है? वी डिपेंड ऑन, लोन के ऊपर है, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, या फिर ऑप्शन, रुकिए जस्ट 1 मिनट, किसके ऊपर है भाई? ऑप्शन सी और डी है ना, अप्रत्यक्ष कर पर है, या ऑप्शन सी वाणिज्य कर पर है। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? आएगा बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी, बी नहीं आएगा, सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सी, अप्रत्यक्ष कर पर है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स पर है, इनडायरेक्ट टैक्स पर। ओके, डी नहीं आएगा। डी, डी कौन बोल रहा है? सी आएगा, सी, अप्रत्यक्ष कर पर। ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स पर नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष कर पर। देखो, अप्रत्यक्ष कर पर आमतौर पर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि वे उच्च आय वाले व्यक्तियों की तुलना में कम आय वाले व्यक्तियों से आय का अधिक परसेंट लेते हैं। इससे कम आय वाले लोगों पर अधिक बोझ पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ता खर्च और आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? बताइए भाई। लोकेश जी स्वागत है भाई, आप कहाँ? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, कैसा होता है भाई? जवाब दो फटाफट। ओके, बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अमित वैसे बोल रहा है, लोकेश जी ध्यान दीजिए, नहीं है। ओके, ठीक है,
बिल्कुल भी नहीं है, वैसे बोल रहा है। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास बढ़ते घटाकर। ठीक है, लीजिए इस प्रकार बढ़ते घटाकर। देखिए, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर निकाला गया निवल देशीय उत्पाद प्राप्त होता है। देखो भाई, जीडीपी माइनस में सीएफ इक्वल टू किसके होता है, एनडीपी के। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। नेक्स्ट है, ठीक है, एक अवधि में निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की एक मौद्रिक माप है। सकल बाजार सेवा, सकल घरेलू अवधि, स्केल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, एक अवधि में निर्मित। ठीक है, क्या बता रही हो, डी। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, सकल घरेलू उत्पाद बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए भाई 79 क्वेश्चन बताइए, देश के निवासियों के स्वामित्व। देखिए, देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उत्पादों के उत्पादन को डैश कहा जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद विकास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, भौगोलिक उत्पाद विकास, राष्ट्रीय अधिशेष वृद्धि। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, देश के निवासियों के स्वामित्व वाले को। ओके, अच्छा जी, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर बताओ। चलिए, इसका तो नहीं दिखा होगा, क्या आएगा, ए। अच्छा, बिल्कुल भाई, इसका आंसर देखिए क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, दोबारा से क्या आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी। ठीक नहीं, क्या आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये भाई इस चीज। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इस प्रकार से, देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में किए गए एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, जीएनपी इक्वल टू सकल घरेलू जीडीपी प्लस में विदेशों से प्राप्त निवल कार आय। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा, ठीक है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट, जीडीपी नहीं, जीएनपी। ठीक है, क्या आएगा, जीएनपी, देश के निवासियों के स्वामित्व वाले पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो बताओ भाई कौन करता है, राष्ट्रीय नमूना, केंद्रीय या केंद्रीय सांख्यिकी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो क्या बता रहे हो भाई लोकेश जी, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। कौन सा संस्थान भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी, है ना भाई। ए नहीं आएगा, बी आएगा भाई, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा संस्थान, ठीक है, ये 2015 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहला श्वेत पत्र भाई 1956 में प्रस्तुत किया। उसके बाद से प्रतिवर्ष यह राष्ट्रीय लेख अनुमान के नाम से राष्ट्रीय आय के वार्षिक अधिगम आंकड़े प्रस्तुत करता है। 81 क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन एक देश में आर्थिक गतिविधियों को मापने का एक दृष्टिकोण है। तो बताइए भाई कौन सा है, आय दृष्टिकोण है, उपभोक्ता है, व्यय है, लागत है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद। शशि जी स्वागत है आपका भाई, काजू जी आपका भी स्वागत है, मैंने अभी देखा। चलिए भाई, जितने भी बच्चे लाइव आए हो सभी का स्वागत है, जवाब दो फटाफट, बिल्कुल भाई, राम राम। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, आय दृष्टिकोण। क्या है भाई, आय दृष्टिकोण है। ठीक है, आइए भाई देखिए, इस प्रकार से एक देश में उसकी आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए आय दृष्टिकोण को अपनाया गया है, और आय दृष्टिकोण को पूंजीकरण दृष्टिकोण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह को एक डैश प्रवाह मॉडल द्वारा चित्रित रूप में दर्शाया गया है। बताइए भाई, रेखीय, समांतर, गोलाकार, त्रिकोणकार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, शाबाश। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, सी, गोलाकार, है ना। क्या है, देखिए, आय के गोलाकार चक्रीय मॉडल के द्वारा, या तो गोलाकार आ जाए या चक्रीय आ जाए, प्रवाह मॉडल के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में धन के प्रभाव को दर्शाया जाता है। और गोलाकार प्रवाह मॉडल के आधार पर हम राष्ट्रीय उत्पाद तथा उससे संबंधित धारणाएं, जैसे देखिए जेएनपी और एनएनपी,
जेडीपी आदि को प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, विश्लेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये तो सबको आता होगा। भारतीय वित्तीय वर्ष किस दिन आरंभ होता है? तो बताओ भाई, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, दिवाली बाद अगला दिन, या 1 जुलाई को? ठीक है, किस वर्ष होता है भाई? इसका आंसर क्या बता रहे हो? बी। वेरी गुड भाई लोकेश जी, क्या बात है, लाइन लगा रखी है आपने तो बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 अप्रैल को भाई। किसको होता है? 1 अप्रैल को, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। वेरी गुड। अब इजी क्वेश्चन आने वाले हैं बस। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इजी आएंगे। ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है पूछा है? बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन, भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नहीं है पूछा है। ठीक है, ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? बजट बनाना। क्या आएगा? बजट बनाना। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बजट बनाना। देखिए, व्यक्तिगत या घरेलू या राज्य सरकार पर आर्थिक प्रबंधन का एक उदाहरण है। न कि, देखो ध्यान से, बजट बनाना व्यक्तिगत, घरेलू या राज्य स्तर पर आर्थिक प्रबंध का एक उदाहरण है, न कि वृद्ध आर्थिक घटकों का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कृषि क्षेत्र। क्या आ गया भाई? कृषि क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और इजी है, बड़े ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओके, कृषि क्षेत्र से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? हमारी इंडियन इकोनॉमिक में, है ना, आर्थिक अर्थव्यवस्था में। आइए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। ओके ओके, लिखना के ओके, चलिए ठीक है भाई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, देखिए फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? बताइए किस वर्ष की गई थी? 99 में, 82 में, 2000 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर भाई बताइए कब की गई थी? 82। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, है ना। इसका आंसर सभी का करेक्ट है, 1982 में, सबका सही है भाई। ठीक है, किसी बच्चे ने भी गलत नहीं दिया, है ना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 86 आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार, ठीक है, ये भाई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो बड़े सोच समझ के ध्यान दीजिए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए हिंदी में दिखा देती हूँ, 2024 में पूछा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों को द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना है? तो बताइए कितना आएगा भाई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ध्यान से देख के जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले किसका बात हो रही है? ध्यान दो, पहले किसकी बात हो रही है? खरीफ की बात हो रही है। किसकी हो रही है? खरीफ की। तो खरीफ का देखो, उसके बाद किसकी हो रही है? रबी की। तो उसके हिसाब से जवाब देना सी। वेरी गुड भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, लगे रहो। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। ए ए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए आएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ए आएगा। क्या है? देखिए, रबी पी की फसल पर कितना? 2%। आओ पढ़ो, क्यों गलत कर रहे हो? हरियाणा, उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ फसलों के लिए किसान को 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% देना होता है। इसके अलावा इसका भी याद कर लो, वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए कितना? 5%। खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5, और बागवानी फसलों के लिए 5%। और ये योजना 2016 में लागू हुई थी। 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से कम से कम। सभी के सभी याद करो, सबका गलत था। इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे, हरियाणा जीके में भी पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है 87, कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताओ किसका उपयोग किया जाता है? कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? श्वेत का, रजत का, हरित का, नीली का? ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बताओ सारे के सारे। महक जी, स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, वेरी गुड भैया। अमित, सीरियस होके जवाब दो भाई। ठीक है, आस्था जी, स्वागत है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, हरित क्रांति। क्या आएगा? हरित क्रांति, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 88, निम्नलिखित में से किस आय को भारत में आयकर छूट प्राप्त है? तो बताइए भाई, किसको आयकर छूट प्राप्त है? एनजीओ को, व्यवसायिक आय को, कृषि आय को, या फिर संपत्ति से आय को? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सलोनी जी,
स्वागत है आपका, बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड। ओके, चलिए भाई इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड भाई अमित, सबसे पहले कृषि आय, वेरी गुड, ये हुई ना बात। इसका आंसर क्या आएगा? कृषि आय, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से किसको भाई? कृषि आय को। पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सहकारी समिति ने जैविक मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए सिक्किम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किए भाई? सिग्नेचर किया। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, जिसे बोलते हैं इफको, या फिर कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, जिसे बोलते हैं क्रिफको, संत मुक्ता बाई सरकारी साखर कारखाना, ऑप्शन डी बागवानी उत्पाद सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसाइटी। तो इसका जो आंसर है भाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या आएगा? ए, वेरी गुड भाई, बड़ा ऑप्शन नहीं आएगा भाई रमेश जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए, ठीक है। इफको, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, ठीक है भाई, इस प्रकार से। ओके, चलिए, ये बढ़िया तरीका है, मतलब नहीं आए तो जो सबसे बड़ा है ना उसके लगा के आ जाओ, ठीक है। लीजिए भाई, इफको ने वर्ष 2000 देखिए 17 में जैविक मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए भाई सिक्किम सरकार के साथ क्या किया था? समझौते पर क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। भारत में किस उद्योग में संख्या में महिला श्रमिक हैं? देखिए, भारत में किस उद्योग में संख्या में महिला श्रमिक हैं? इस्पात में, वस्त्र में, चाय में, रबड़ में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? देखते हैं कौन क्या बताएगा। वस्त्र बता रहे हैं डिसेंट जी, स्वागत है आपका। ओके, बिल्कुल भाई, चलिए अच्छी बात है, आज तो सारे ठीक हो रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह होने चाहिए भाई। इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं, लेट्स सी भाई। ओके, कौन क्या दे रहे हैं भाई? चाय, बिल्कुल भाई, बिल्कुल चाय। इसका आंसर क्या आएगा? चाय आएगा, ठीक है। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा भाई चाय उत्पादक सॉरी, देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा क्या है भाई? उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक महिला श्रमिकों वाला उद्योग चाय उद्योग है, जिसमें सबसे कितनी भाई? 70% श्रमिकों में महिलाओं की संख्या है, ठीक है। और चाय सबसे ज्यादा भाई कहाँ उत्पाद राज्य कौन सा है? असम है। और जबकि भारत में कृषि व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी कितनी है भाई? 25 से 30% है। बिल्कुल भाई, ओके, बिल्कुल भाई, सभी को पसंद होगी ओबियसली। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति व्यक्ति उपज अधिक है? तो बताइए भाई, किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज है ना कम होने पर भी प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत इजी है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बिल्कुल, है ना। क्या आएगा? ए, 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 बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मिश्रित खेती क्या होती है भाई? जिसमें ऐसी खेती जिसमें फसलों के उत्पाद के साथ पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र में डैश शामिल है? तो बताइए, आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र में डैश शामिल है? कृषि है, मत्स्य है, या फिर फॉरेस्टिंग है, या फिर ऑल ऑफ अबाउ है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑल, वेरी गुड भाई, ऑल, क्या बात है, बिल्कुल भाई, सब, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? सभी का करेक्ट है भाई, ऑल, सारे के सारे बच्चे सही दे रहे हो भाई, क्या बात है। मतलब तुम तो वैसे कहते हो इकोनॉमिक्स नहीं आती, देखिए इकोनॉमिक्स आती है, एक दो टॉपिक वीक है, बाकी ऐसा नहीं है। कि हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग डैश में प्राप्त किया गया? तो बताइए भाई, 1950-60 में, या फिर मिड 1960-70 में, या फिर मिड 1970-80 में, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो, क्या बात है मोनिका जी, वेरी गुड भाई। राकेश जी ए बता रहे हैं भाई, ए नहीं आएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई, 1960 से 1970, ठीक है, बी, बिल्कुल भाई। प्रदीप जी ध्यान दीजिए, पूनम जी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1960 से 1970 भाई। इस प्रकार से देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत देखिए 1966 में भारतीय कृषि में उपज देने वाली किस्म के बीजों की पहली शुरुआत के साथ हुई थी। हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के मध्य से शुरू हुआ और 1970 के मध्य में समाप्त हुआ, ठीक है। जितने भी बच्चों का गलत हुआ है प्लीज दोबारा से लिखें। चलिए भाई, नेक्स्ट लीजिए आपकी स्क्रीन पर, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है?
है ना। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आपको बिल्कुल ये लगा लीजिए टिप्स से होना चाहिए। बताओ भाई, मुर्रा जो भैंस है, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ है, अपने कहाँ पे है, इसार में, लेकिन मुर्रा भैंस कहाँ है, जींद में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन है डी आएगा। काला सोना क्या है भाई, ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सभी का आस्था जी, लोकेश जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अक्टूबर से मार्च की अवधि, है ना, डैश फसलों के लिए पैदावार के लिए उपयुक्त है। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि, ठीक है, फसलों के पैदावार के लिए उपयुक्त है। सब्जी, रबी, खरीफ और जायद आएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, अक्टूबर से मार्च, है ना, तो क्या आएगी भाई इसका आंसर, बी बता रहे हो भाई, क्या आएगा, ओके भाई। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, रबी आएगा भाई, क्या आएगा, रबी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, रबी, बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें क्या क्या आएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट है भाई 96, डैश को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। रघुराम राजन को, है ना, वर्गीज कुरियन को, कौशिक बसु को, विमल जालान को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए, 96 का जो आंसर है क्या आएगा। हाँ भाई, क्या बता रहे हो, ओके बी आ रहा है भाई, क्या बता रहे हो, बी, है ना, बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सलोनी जी, प्रवीण जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लीजिए नेक्स्ट। और ये कब से कब, 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास के बोर्ड के क्या रहे भाई, संस्थापक थे, ठीक है। और ये भारतीय श्वेत क्रांति के जनक हैं। इन्होंने 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में भाई ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक योजना की शुरुआत की थी। रजत जी, स्वागत है भैया आपका, ठीक है। किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भाई, बताइए, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ओके। भारत में किसे जाना जाता है ये बताओ, और विश्व में किसे जाना जाता है, ठीक है। ये बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, भारत में, बिल्कुल पूजा जी ने बता दिया, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए आएगा। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए, डैश वह पद है जो खाद्य उपज बढ़ाने के लिए नई साधन कृषि विधियां विकसित करने की रीति है। खाद्य क्रांति, हरित क्रांति, खेत क्रांति, कृषि क्रांति। तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ फटाफट। बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी। पर जी, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, ओके भाई, क्या आएगा, बी, ओके वेरी गुड भाई, हरित क्रांति, क्या आएगा, हरित क्रांति, बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रदीप जी, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट। हरित क्रांति को इस रूप में जाना जाता है, गेहूं क्रांति, वन क्रांति, मक्का क्रांति या चावल क्रांति। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, किस रूप में जाना जाता है, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, सलोनी जी, आस्था जी, पूजा जी। इसका आंसर क्या आएगा, गेहूं क्रांति, ठीक है, बिल्कुल भाई, डिसेंट जी, लोकेश जी, परवीन, बिल्कुल, है ना पारस। लीजिए भाई नेक्स्ट। देखो हरित क्रांति के जनक किसे भाई, नॉर्म बोरलॉग को माना जाता है। भारत में किसे, MS स्वामीनाथन को। और आरंभ कब हुआ था, 1966-67 में। और गेहूं क्रांति के दूसरे नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार से। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। फलों का अध्ययन बताइए भाई क्या कहलाता है, बताइए, फलों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पोम्पोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हिस्टोलॉजी। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए, ओके, जस्ट ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस। चलिए वजीर जी, स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, है ना, क्या आएगा, ए, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोम्पोलॉजी बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है भाई, बताइए किससे है, PC है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है या विटीकल्चर है। अंगूरों का बताइए, क्या बता रहे हो भाई। चलिए देखते हैं भाई, डी आ रहा है भाई, डी। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। ये फिर ठंडी हो जाएंगी, खा लीजिए भाई, ठंडी क्यों करो, गरम गरम खानी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके। रात को हैवी होती है, दिन में खाया करो, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी, है ना, विटीकल्चर, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध भाई बताइए। और देखो भाई, कच्चे उपभोग के लिए अंगूर की खेती टेबल अंगूर विटी क्या है भाई, कल्चर कहलाती है। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है भाई, कृषि से है, मधुपालन से है, दूध से है या तिलहन से है। तो बताइए किससे है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, श्वेत क्रांति का, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, सी, यस, ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा,
ऑप्शन सी आएगा। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, बिल्कुल शशि जी। चलिए नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? गेहूं, कपास, जौ, मक्का। तो बताइए भाई, इनमें से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? ओके, देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या आएगा? कपास। क्या आएगा भाई? कपास, बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक रूबी राणा जी, ओके भाई, ठीक है राकेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए भाई। राष्ट्रीय कृषि विकास, देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शनों को, ए बी सी डी, ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि करना, या 2% करना, या कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि करना। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? ओके रमेश जी, चलिए बताओ फटाफट। रजत जी क्या है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि करना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट है भाई, स्थानपन्न वस्तुओं की सही जोड़ी को पहचानिए, ठीक है। ये कल भी आया था ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है भाई देखिए क्या आएगा, कल भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? सही से बताना। चमड़े के जूते और कैनवास के जूते, चाय और कॉफी, बैग और ब्रीफकेस, पेन और पेंसिल। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चाय और कॉफी, बिल्कुल सही है। चाय की जगह कॉफी, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 106 का, डैश पौधों की, है ना, डैश पौधों की क्लोनिंग को जानवरों की क्लोनिंग से ज्यादा आसान बनाने वाला कारक। तो बताइए कौन सा है भाई? डैश पौधों की क्लोनिंग को जानवरों की क्लोनिंग से ज्यादा आसान बनाने वाला कारक। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए बताइए, ए या बी? कंपटीशन चल रहा है भाई। चलिए ए बताया भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर, बिल्कुल। इसका आंसर देखिए क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। देखिए इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रखा है क्या होता है। इस प्रकार से देखिए भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पढ़ना चाहें भाई रोक के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड भाई प्रदीप, पूजा, प्रवीण, ओके। पूनम जी बताइए, रजत जी क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? ए, ठीक है। भारत में पूछा जा रहा है, वेरी गुड भाई। शशि जी, आस्था जी, इसका आंसर क्या आएगा? मैं, है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सरबती सोनार, देखिए सरबती सोनारा डैश की एक उत्परित किस्म है भाई। बताइए किसकी है? धान की है, मक्का की है, गेहूं की है, मटर की है? जो ये किस्म है किसकी है भाई बताओ? धान की है, मक्का की है, गेहूं की है? किसकी बता रहे हो भाई? मक्का, ओके। देखते हैं, लेट्स सी, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई? गेहूं आएगा। क्या आएगा? गेहूं की है। ये किसकी है भाई? गेहूं की। ध्यान दीजिएगा। स्नेहा जी स्वागत है आपका, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई? गेहूं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताओ भाई, बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? गेहूं का ब्राउन रस्ट, या गन्ने का रेड रोट, या फिर आलू का लेट ब्लास्ट ब्लाइट, सॉरी, और ऑप्शन डी है भाई स्ट्रिक्स कैंकर। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ध्यान से पढ़िएगा। बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है भाई? डी बताया पारस ने, वेरी गुड भाई। रमेश जी क्या बता रहे हो? सी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? सॉरी, डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी। लीजिए इस प्रकार से भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई, ठीक है। कौन सा रोग किससे होता है भाई? पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और इसका आंसर जो है क्या आएगा भाई? डी आएगा। यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम भी बता रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई, आगे पूछा जा सकता है, सबका आपको पता होना चाहिए डिटेल से। नेक्स्ट है भाई, नीली क्रांति बताइए किससे संबंधित है? नीली क्रांति, जवाब दो भाई।
नीली क्रांति बताइए किससे है? फसल की खेती से है, औद्योगिक क्रांति से है, मत्स्य पालन से है, ऑप्शन डी खनन एवं धातु विज्ञान से है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सी, मत्स्य पालन से। बिल्कुल भाई महादेव जी, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर क्या आएगा? मत्स्य पालन से। ठीक है। और नीली क्रांति 2.0 फिशरीज के विकास और प्रबंध पर केंद्रित है। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से आरंभ हुआ? 2003-4 से, 5-6 से, 2006-7 से, 2008-9 से। तो बताइए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से आरंभ हुआ भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? 2005-6 से। 2005 और 6 से। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से बता रहे हो भाई, क्या बात है। वेरी गुड भाई, इसका मतलब आपका ये टॉपिक बहुत क्लियर है ना। पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है बताइए जिसमें रॉक फास्फेट में, या फिर डोलोमाइट में, या फिर DAMP में। ध्यान दीजिए, पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ये बता रहे हो भाई, है ना। पोषक मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। सी सी सी। ध्यान दीजिए, गलत हो रहा है सबका, है ना। डोलोमाइट में, किसमें भाई? डोलोमाइट में। देखो डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक प्रमुख क्या है भाई? एक्स है। इसका रासायनिक समीकरण देखिए, CaMgCO3, है ना, होता है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वहाँ डोलामाइट कहलाता है। इसका 90% उपयोग लोहा इसमें होता है भाई। ओके भाई, चलिए भाई। ओके भाई, क्या बात कर रहे हो भाई? चलिए, हमें नहीं पता भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चलिए, दिख रहा होगा, चलिए बताइए भाई। एग मार्क का संबंध है किस चीज से है भाई? वजीर जी, काफी लिख दिया आपने तो, बहुत बड़ा है। ठीक है। एग मार्क का संबंध किस चीज से है? पैकिंग से है या किससे है भाई? अब आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, किससे है? गुणवत्ता से है। किससे है भाई? गुणवत्ता से। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। ठीक है, लीजिए। एग मार्क भारत में कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का है भाई। ठीक है। और इसमें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था बताइए। भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था? 52 में, है ना, 59 में, 66 में, या फिर 89 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ। डी बता रहे हो भाई, 89 में। चलिए स्नेहा जी, चलो भाई, बिल्कुल बताओ इसका आंसर। पारजी उर्दू लिखते हो। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है। 1966। क्या आएगा भाई? 1966। लीजिए पढ़िए, देखिए, राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में संसद ने पारित किया था। ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादकों का सब भारत सबसे अग्रणी उत्पादक है भाई? देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादों का भारत सबसे अग्रणी उत्पादक है? चीनी का, जूट का, प्याज का, कपास का? तो इसका आंसर है भाई। ओके, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? जल्दी से जवाब दो फटाफट। ठीक है, क्या आएगा? ओके, बी आएगा भाई। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, जूट का। किस चीज का भाई? जूट का है। ठीक है। इस प्रकार से भाई देखिए, 115 क्वेश्चन कर लिए। बताइए और करें या कल करें? हाँ भाई, जवाब दीजिए। वैसे कृषि से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कल करें बाकी? हाँ भाई, हमें करने तो 50 क्वेश्चन थे, फ्लो फ्लो में पता ही नहीं चला, आज हम 115 क्वेश्चन कर गए। इसका आंसर क्या आएगा? जूट आएगा भाई। क्या आएगा? मैम करवा दो। ओके, करवा दो मैम। चलिए भाई, करवा देती हूँ। चलिए, एक पेज और करवा देती हूँ। ठीक है, एक पेज और कर लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है। बाकी आज हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने तो टारगेट रखा था 50 क्वेश्चन का। ठीक है, डेली 50 कराऊंगी। यहाँ तो 16 क्वेश्चन ऊपर हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? ठीक है भाई, ये पेज और करेंगे। ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? सूरजमुखी है, भांग है, कपास है, या फिर ईखा है? ईख है भाई, ईख लिखा आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई?
इसका आंसर बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल भांग आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? भांग। कौन सी हरी खाद की फसल है? भांग। ठीक है, देखिए हरी खाद के लिए भाई कौन कौन से हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा। भांग है, डेचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, ये फसलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहली कृषि संगणना कब हुई थी भाई? बताइए, पहली कृषि गणना कब हुई थी? 1970, 71 में, 85, 86 में, 95, 96 में, या 81, 82 में? पटवारी के पेपर में आया था भाई, बताओ भाई कब हुई थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1970, 71 में। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 1970, 71 में सही बताया आप सभी ने। लीजिए भाई, रूबी राणा जी, महादेव जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है, तमिलनाडु है, असम है, कर्नाटक है? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई शशि जी। लो भाई जवाब दो फटाफट। लोकेश, वेरी गुड भाई। ठीक है, वजीर जी क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सनेहा, पूजा जी, रमेश जी, रूबी राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा? कर्नाटक। प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। शशि जी, इस प्रकार से भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल से दे रखा है। अरा सोना बताओ भाई किसे कहते हैं? अरा सोना किसे कहते हैं? चाय को, कॉफ़ी को, सोना को, या चावल को? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? आस्था जी, डी। ठीक है भाई, ठीक है, बताओ, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है भाई, ए आएगा, ए, चाय, बिल्कुल करेक्ट है भाई, चाय। ठीक है, चाय को क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल प्रदीप जी। लीजिए भाई रजत जी, बिल्कुल चाय आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो हरा सोना चाय को कहा जाता है। इसकी पत्तियों में क्या है भाई? कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, लीजिए भाई, कौन सी सिंचाई का एक प्रकार है ना विकासशील फसलों के लिए सबसे प्रभावी जल और क्या भाई पोषक तत्व डिलीवरी प्रणाली होता है, सिस्टम होता है? बताइए, ड्रिप सिंचाई, फ्लड सिंचाई, है ना, या फिर स्प्रिंकल सिंचाई, या फिर कोहरा सिंचाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये किस में आया था? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, बिल्कुल दिलसेर जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ए आएगा भाई, इस प्रकार से। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक योजना जो, देखिए क्या है, एक योजना जो ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से कटाई पश्चात प्रबंध आधार संरचना और सामुदायिक कृषि के लिए संभाव्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक क्या है भाई? मध्यम दीर्घावधि ऋण वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराए। भारतीय मुद्रा निधि है, या पीएमसी निधि है, या फिर कृषि आधारित संरचना निधि है, या फिर नाबार्ड है? 2021 में कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर भाई सी, सी सही है भाई, कृषि आधारभूत। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? संरचना निधि। देखो भाई, कृषि आधारभूत संरचना कोष योजना के तहत ऋण पर ब्याज में भाई 30% तक की क्या की जाती है? छूट प्रदान की जाती है। ओके, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। लो भाई, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, APMC क्या है भाई? ए, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना, फुल फॉर्म पूछी गई है। APMC का मतलब क्या है भाई? बताओ, ध्यान से देख के बताना भाई। ओके, देखते हैं ए भी आ रहा है भाई, जवाब दो भाई फटाफट। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए भाई। ठीक है, लास्ट के 2 रह गए, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, जवाब दो। ओके ना बेरा, चलिए भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी, है ना, क्या आएगा? डी। ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? डी रहेगा, APMC। ठीक है, क्या आएगा भाई? एग्रीकल्चर, है ना, प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है भाई, बताइए, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हरित क्रांति आया था उसमें साफ स्पष्ट बताया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1998, 99 में, 78, 89 में, या फिर 67, 68 में, या नन ऑफ अबाउ? 2021 में हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, बिल्कुल महादेव, वजीर जी, प्रवीण जी, दिलसेर, महक, पूनम जी, रूबी राणा जी, पूजा जी, रमेश जी, सलोनी जी, स्नेहा जी, बिल्कुल भाई रजत जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1967। प्रदीप बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, दुनिया में फल सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान बताइए भाई। पहला है, चौथा है, तीसरा है या दूसरा है? तो कौन सा है भाई? दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा है? ओके, क्या बता रहे हो? बी, बी बता रहे हो भाई लोकेश जी। चलिए रमेश, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा है? दूसरा है, दूसरा, डी आएगा, डी। हेलो, ध्यान दीजिए, कौन सा है? दूसरा। क्या आएगा? दूसरा आएगा। ओके, लीजिए भाई, दुनिया में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। और वर्तमान में सब्जी उत्पादन में देखो, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और ये आंकड़े ना भाई बदलते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है कब पूछा था? 2021 में पूछा था, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई अपडेट रहना। इस प्रकार से भाई आप लोगों ने देखिए आज कितने भाई, 124 और 50, ये लगा लीजिए, ऊपर कर लिए भाई, ठीक है। 75 के लगभग क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है भाई। इस प्रकार से आज हमने देखिए बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। टारगेट हमारा था 50 का, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे भाई। तो चलिए भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट। पर एक वो करूँगी भाई, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्लास ख़त्म होने के बाद ये आप जो लिखते हो ना नाइस सेशन और ये सब, प्लीज़ आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो वीडियो पब्लिक हो जाती है तब लिखा करिए, मेरे लिए, है ना, एक मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का, और सभी बच्चों को गुड नाइट। चलिए।